हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि हमारी जून मंथ की जो मैगजीन है विजन आईएएस की, वो आ चुकी है, जिसका हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल अब ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी मंथली मैगजीन को, दैट इज़ ऑफ जून मंथ। ठीक है, जून 2023 की है और हमेशा की तरह आज भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज हुए हैं, क्या क्या चर्चाएं रही हैं, चलो जानते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहली न्यूज़ क्या रही। सबसे पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ है कि हमारा नया पार्लियामेंट हाउस। अच्छा, नया पार्लियामेंट जो हमारा बना है ना, ये बन गया, इनॉग्रेट हो चुका है, इसलिए चर्चा में है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि चर्चा में बना ही रहा है नया पार्लियामेंट। राइट, हमारा नया पार्लियामेंट कुछ ऐसा दिखता है। चलो पहले यही देख लेते हैं। तो नए पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम पार्लियामेंट का नाम लेते हैं तो अच्छा, पार्लियामेंट अगर आंखें बंद करके भी सोचो ना, तो पार्लियामेंट की कुछ ऐसी हमें इमेज देखने को मिलती है। मतलब इमेजिनेशन में हमारी ऐसी ही इमेज आती है। राइट, ये जो गोल गोल सी हमारी एक बिल्डिंग है, यही हमें नज़र आती है अगर हम इमेजिनेशन में भी देखें तो। क्योंकि हम बचपन से अब तक जब भी पार्लियामेंट का नाम आया है, कहीं पर भी पार्लियामेंट की हमने इमेज देखी तो ऐसी ही दिखी। अब ऐसी क्यों दिखी? क्योंकि ऐसी इमेज थी, हमारा पार्लियामेंट ऐसा ही था क्यों? क्योंकि अब हमारा पार्लियामेंट कुछ ऐसा बन गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। राइट, तो अभी जो है शेप के साथ साथ साइज एंड सब कुछ हमारा जो पार्लियामेंट का है वो बदला है, नई बिल्डिंग बन गई है। चलो जानते हैं नई पार्लियामेंट को हम देखते हैं। तो नई पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो नई पार्लियामेंट कुछ अंदर से ऐसा दिख रहा है। देखो, नया पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो अंदर की अगर हम देखें पार्लियामेंट, कुछ जो अंदर से आपको अगर इमेज दिख रही है तो ये कुछ अंदर का व्यू है हमारे नया पार्लियामेंट का। अच्छा, नया पार्लियामेंट बहुत कर लिया। अगर क्यों है चर्चा में, बता ही चुके हैं कि नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुका है, कई महीनों से बन रहा है। राइट, पिछले साल से हम बात कर रहे हैं कि नया पार्लियामेंट बनेगा, नया पार्लियामेंट अब बन चुका, इनॉग्रेशन भी हो चुका है। अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो अभी जो करंट प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, जो नया पार्लियामेंट बना है, तो ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बना है? तो एक नाम आपने सुना होगा, पिछले साल से ही सुनते आ रहे हैं, दैट इज सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्लान। राइट, तो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्लान के अंडर ही हमारा बना है नया पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, अब सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ऐसा नहीं सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, नहीं, इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक पार्लियामेंट भी था जो कि अब बनकर तैयार हो गया है। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना, ये इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस जिसको नेशनल आर्काइव्स भी बोला जाता है, और इंडिया गेट मॉन्यूमेंट्स, सिविक गार्डन्स। ठीक है, ये सारे जो प्रोजेक्ट है, ये सारी जो बिल्डिंग्स, ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स नई नई अभी हमारी देखने को मिल रही हैं, कुछ बनी हैं और कुछ हमारे पुरानी बिल्डिंग भी हैं। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि हमें गवर्नेंस से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, जिससे कि हम जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें नई फैसिलिटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ और एक इफिशिएंट और सस्टेनेबल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन सके। क्योंकि देखो, समय बदला। राइट, तो पार्लियामेंट जो हमारा पहले वाला बना था तो वो पहले के समय के अकॉर्डिंग बना हुआ था, लेकिन अब हमें पता है कि भैया आज की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी हैं, हर एरिया में कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी चाहिए है। राइट, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो इन सारे कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से चाहिए कि एक नया पार्लियामेंट भाई होना चाहिए, ज़रूरत थी। तो अब नया पार्लियामेंट हमारा बनकर तैयार हो गया। ये भी कुछ आपको जो व्यू दिख रहा है हमारे पार्लियामेंट का ही है, जो नया वाला बना है उसका। अच्छा, नए की बात तो बाद में करेंगे, अभी प्रेजेंट बिल्डिंग की बात करते हैं। तो इंडिया का जो प्रेजेंट पार्लियामेंट जो था, ठीक है, वो
कॉलोनियल एरा का था, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का पार्लियामेंट हमारा था, जिसको डिज़ाइन किया है, किसने डिज़ाइन किया था? जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेज़ों की ये सब राज चल रहा था, तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई अंग्रेज़ों ने बनाई होगी। हाँ जी। तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन, तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, ठीक है, इनके नाम अगर आप जो आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया सर की, तो उसमें भी इनका नाम जिक्र है, ठीक है, अच्छा खासा इनका जिक्र किया गया है उसमें। तो क्या है कि जो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हमारी अभी जो पुराना वाला पार्लियामेंट था वो बनाया था, ठीक है, जिसको बनाने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 साल लग गए थे। तो ये जो गोल वाली जो बिल्डिंग हमको दिखती थी पार्लियामेंट की, उसको बनाने में 6 साल लगे थे, ठीक है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग में क्या था? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, इसको पॉपुलरली माना यह जाता है कि यूनिक सर्कुलर शेप था इसका, ठीक है, जो कि 64 योगिनी मंदिर जो हमारा है मोरेना में, मध्य प्रदेश का, ठीक है, वहाँ से डिज़ाइन लिया गया था। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है, जो पुराना वाला पार्लियामेंट हमारा था, जिसको बनने में 6 साल लगे और अंग्रेज़ों ने बनाया, ठीक है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने ये जो बनाया ना, बनाया भले अंग्रेज़ों ने हो, बट इसको बनाने की जो इंस्पिरेशन है, जो डिज़ाइन ली गई है ना, वो कहाँ से आई है? वो डिज़ाइन हमारे ही इंडिया के मध्य प्रदेश का एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, उसी मंदिर का डिज़ाइन है, उसी मंदिर से इंस्पायर्ड होकर ये सर्कुलर बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, इसमें 2 फ्लोर्स का एडिशन हुआ 1956 में, क्योंकि हुआ ये कि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए, वही बात, ठीक है, जो अभी फिर से हुई। तो अब पॉपुलेशन बढ़ी, रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वहाँ पर एमपी होंगे, ज़्यादा एमपी होंगे तो उनको बैठने की भी जगह चाहिए, जगह कम पड़ गई। 1956 में जगह कम पड़ी तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम ऊपर और बिल्डिंग बनाएंगे, तो 2 बिल्डिंग्स और 2 स्टोरीज और ऐड करेंगे, 2 फ्लोर्स और ऐड कर दिए गए। कहाँ पर? हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट में। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है कब आई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि पार्लियामेंट चर्चा में है तो हो सकता है भाई ये क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए, राइट। और इस बार तो आपको पता ही है कि पैटर्न क्या हो चुका है, तो एक भी अगर स्टेटमेंट नहीं आया तो क्वेश्चन पूरा गया, राइट, इसलिए बहुत बारीकी से पढ़ना है। तो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हमारी जो है अप्रैल 1952 में एग्जिस्टेंस में आई थी। अब क्वेश्चन तो ये आता है ना कि इतने करोड़ों रुपए लगाए हमने, नया पार्लियामेंट बनवाया है, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर बनवाया, ठीक है, पर क्यों भाई, क्या ज़रूरत थी? अच्छी खासी बिल्डिंग थी, गोल गोल वाली बिल्डिंग थी हमारे पार्लियामेंट की, तो क्यों हमने नई बिल्डिंग बना ली? क्या ज़रूरत थी नए पार्लियामेंट को बनाने की? तो भाई देखो, हर चीज़ की ज़रूरत है तभी काम हो रहा है, तो देखते हैं भाई पार्लियामेंट जो है, नया पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत थी। पहली चीज़, जो सीटिंग स्पेस है, जो बैठने की जगह है, वो काफ़ी नैरो थी पहले की अगर हम बात करते हैं तो। अभी जो बिल्डिंग है वो इसलिए डिज़ाइन ही नहीं की गई थी कि उसमें बाय कैमरा लेजिस्लेचर बैठ सके, मतलब जो हमारी प्रेजेंट जो हमारा पार्लियामेंट गोल वाला, ठीक है, पुराना वाला पार्लियामेंट जो बनाया गया था, वो इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था कि उसमें बाय कैमरा लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठ सकें। तो सीट्स हैं वो 2026 के बाद में बढ़ जाएंगी, ठीक है, अब 2026 में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा कि 2026 में टोटल सीट्स जो हैं वो फ्रीज हो गई हैं। 2026 तक तो अभी जितनी सीट्स है पार्लियामेंट में उतनी ही रहेंगी, लेकिन 26 के बाद में क्या, 26 के बाद में तो बढ़ जाएंगी। कि अभी हमें पता चल चुका है ना कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है, तो रिप्रेजेंटेशन फिर से बढ़ेगा। 2026 तक तो नहीं बढ़ने वाला रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बोला गया कि फ्रीज कर दी गई 26 तक, बट उसके बाद में क्या तुरंत बनाएंगे कि अरे बैठने की जगह नहीं, चलो ऐसा करो नई बिल्डिंग बनाओ? अरे भाई इतनी जल्दी नहीं बनेगा ना, तो उसके लिए अभी से हमने तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सीट्स जो है कम थी। समझ में आया? पहली नीड क्या थी कि बैठने की जगह नहीं थी। अभी जो एमपी हैं, अभी जो लोग बैठ रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में, वो तो बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट 2026 के बाद में जब और ज़्यादा सीट्स बढ़ जाएंगी तब कहाँ बैठेंगे, ठीक, पहली नीड। दूसरी नीड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उस टाइम पे आज की नीड के मुताबिक नहीं है, ठीक है। ओवर द पीरियड क्या हुआ है कि सर्विसेज जो है ऐड होती गई हैं, इससे जो ओवरऑल एस्थेटिक्स है हमारी, जो पार्लियामेंट के एस्थेटिक्स हैं, वो थोड़े से डैमेज होते गए, थोड़े से डिस्ट्रॉय होते गए।
फायर सेफ्टी मेजर कंसर्न है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो इस तरीके से बनाई ही नहीं गई कि उसमें अगर आग लग जाए तो हम कैसे बचाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके की बिल्डिंग नहीं बनी थी, पुरानी वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी। जो प्रेजेंट फायर नॉर्म्स है इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट नहीं बना हुआ था। ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे पुराने पार्लियामेंट में वो बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं थी। ठीक, अच्छा जी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न्स भी थे। करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है जब दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 2 में थी, अभी सिस्मिक जोन 4 में है। ठीक है, तो जो पहली वाली जो बिल्डिंग हमारी है पार्लियामेंट की, पुराना पार्लियामेंट है, वो तब बनाया गया था जब जो हमारी दिल्ली है वो सिस्मिक जोन 2 में थी। लेकिन अब बात की जाए तो सिस्मिक जोन 4 में आ चुकी है दिल्ली, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बनानी होगी, सेफ्टी कंसर्न्स और ज़्यादा लेने होंगे, राइट। वर्क स्पेस जो है एम्प्लॉयज़ के लिए वो भी पूरा नहीं था, वहाँ पर इनएडिक्वेट वर्क स्पेस था एम्प्लॉयज़ के लिए। तो हमें क्या चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए है, राइट। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा स्पेस भी तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना है कि सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ पार्लियामेंट में, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। तो हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो बड़ी बिल्डिंग चाहिए थी। तो ये कुछ नीड्स थी जिसकी वजह से हमारा पार्लियामेंट जो है नया बनाने की ज़रूरत थी तो हमने पूरी कर ली और नई बिल्डिंग बन गई तो साथ ही साथ इनॉग्रेशन भी हो गया है। अब नई बिल्डिंग की बात करते हैं भाई। जो नई बिल्डिंग बनी है तो कुछ फीचर्स भी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल फीचर्स हैं। चलो जानते हैं नई बिल्डिंग में क्या क्या खास है। चलो सबसे पहले बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट की। तो ये क्या है, इसका जो शेप है ना, अभी गोल गोल शेप नहीं है, इसका शेप है ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप है। वो भी किसने ये शेप बनाया है, याद रखने की चीज़ है। अगर एग्जाम में नहीं भी आई तब भी हमें प्राउड इंडियन के तौर पर पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन बनाया गया ये पार्लियामेंट का, किसने बनाया है, पद्मश्री आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। मतलब जो आर्किटेक्ट हैं वो बहुत रेस्पेक्टेड आर्किटेक्ट हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा भी गया हुआ है, तो उनका नाम है बिमल पटेल। उन्होंने ये ट्रायंगुलर डिज़ाइन बनाई है हमारे नए पार्लियामेंट की, जो कि इंस्पायर्ड किससे हुए, इंस्पायर्ड है ये इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी से। और जो हमारी नेक्स्ट 150 साल तक की जो नीड्स होने वाली हैं वो सब मीट हो जाएंगी इस पार्लियामेंट से, ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, तो पहला फीचर क्या है कि भाई शेप बता दो हमारे पार्लियामेंट का, तो शेप है ट्रायंगुलर। किसने ये डिज़ाइन किया है, तो ये डिज़ाइन किया है वो आर्किटेक्ट जिनको पद्मश्री मिल चुका है, नाम है जिनका बिमल पटेल। ठीक, नेक्स्ट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई नीड ही तो ये थी ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है पार्लियामेंट में, और इसीलिए हमें चाहिए कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में नई बिल्डिंग हो पार्लियामेंट की। तो उस नीड को पूरा कर दिया हमने और बना दिया है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में नई पार्लियामेंट को। अर्थक्वेक प्रूफिंग बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, क्योंकि दिल्ली में बहुत अर्थक्वेक आ रहे हैं, राइट। तो पार्लियामेंट जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ हो, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। जो नया हमारा पार्लियामेंट बना है वो अर्थक्वेक प्रूफ्ड है। ठीक है, बेटर स्पेस है मैनेजमेंट के लिए, सेफ है। ठीक है, सेफ्टी को इंश्योर किया गया है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन किया गया है। पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस किया गया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी पार्लियामेंट में, अब वो 30% तक कम होगी। ठीक है, 30% तक कंजम्पशन पावर का कम होगा इस नई बिल्डिंग में। ठीक है, ये हमें जो दिख रही है प्यारी सी बिल्डिंग। अच्छा जी, नया स्मार्ट पार्लियामेंट बना है। अब पार्लियामेंट हमारा स्मार्ट हो गया है। कैसे स्मार्ट हो गया है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट स्मार्ट इस तरीके से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब कम्प्लीटली पेपरलेस काम होगा, राइट। पेपरलेस काम होगा, याद रखना। स्पेशियस की बात करें तो 150% मोर सीटिंग कैपेसिटी, जो हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट था ना उसके मुताबिक 150% लोग और ज़्यादा पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। लोकसभा चैम्बर जो है उसमें सीटिंग कैपेसिटी हो गई है 888 MP। ठीक है, राज्यसभा चैम्बर में अब 384 MPs हैं। ठीक है, सीटिंग इतनी है। और जॉइंट पार्लियामेंट अगर सेशन होगा तो इसमें 1272 MP जाकर बैठ सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो याद रखने हैं आपको। अब हम जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट होती क्या है, क्योंकि अभी इसी का जिक्र किया था, राइट, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट है हमारा फीचर जो हमने देखा था कि हमारे नए पार्लियामेंट के फीचर। तो ये होती क्या है स्पिरिट, चलो जानते हैं।
लोकसभा हॉल जो है ये किस थीम पर बेस्ड है? लोकसभा हॉल बेस्ड है एक थीम पर, दैट इज नेशनल बर्ड पीकॉक। पीकॉक की थीम पर बना हुआ है हमारा क्या? लोकसभा का हॉल। राज्यसभा का हॉल जो है ये नेशनल फ्लावर हमारा लोटस, इसके थीम पर बेस्ड है। ठीक है। नेशनल ट्री है हमारा बनियन, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में प्लांट किया गया है। सिंबॉलिक जो सेनगोल है, सेनगोल काफ़ी चर्चा में रहा था। अगर आप न्यूज़पेपर को भी फॉलो कर रहे होते या कर रहे हैं तो आपको पता होगा सेनगोल कितना चर्चा में रहा था, राइट। न्यूज़पेपर में 2-3 दिन लगातार सेनगोल की चर्चा हुई थी। सेनगोल क्या है, कहाँ से आया, ये सब बताया गया था। तो जो सिंबॉलिक सेनगोल है ना, उसको भी इंक्लूड किया गया है हमारे पार्लियामेंट में। तो सेनगोल क्या होता है? सेनगोल बताता है कि जो सेनगोल है ना, पावर को दर्शाता है। पहले के जो राजा होते थे वो सेनगोल को अपने साथ रखते थे, कोई सेरेमनी वगैरह होती थी तो उस साथ में रखते थे, वो पावर को दिखाता होता था। इसमें काफ़ी जो प्रेशियस जेम्स हैं, गोल्ड, ये सब कुछ लगा हुआ होता था, राइट। तो अब ये जो स्पीकर की चेयर होती है ना, उस चेयर के पास में सेनगोल को भी लगाया गया है। अशोक पिलर जो है वो पार्लियामेंट के हाउस पर अशोक पिलर देखने को मिल जाएगा। हैंड वूवन कारपेट्स जो भादोई जो है कारपेट सिटी है, जिसको बोला जाता है कारपेट सिटी भदोई, ठीक है, वहाँ से हैंड वूवन कारपेट्स का यूज़ किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हम बात करें तो 6 गेट्स हैं जो कि वाटर, लैंड, स्काई को डेडिकेट किए गए हैं कि जो पार्लियामेंट हाउस है वो कितना फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है, ये दिखाने के लिए हमने क्या किए हैं, 6 गेट्स को वाटर, लैंड और स्काई को डेडिकेट किए हैं। अशोक चक्र जो है ये गेट पर लगाया गया है नए पार्लियामेंट हाउस के। सत्यमेव जयते भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नागपुर से वुड आई है, मार्बल आया है गुजरात से, स्टोन वर्क है राजस्थान का, और बैम्बू वुड जो है उसकी फ्लोरिंग हुई है त्रिपुरा से, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है कि हमारे जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो पार्लियामेंट के बारे में तो हमने समझ लिया, नई बिल्डिंग कैसी है, क्या फीचर्स है, कहाँ से क्या है, सब कुछ पता चल गया हमें। अब हम जानते हैं सेकंड थिंग की। देखो जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सेडिशन लॉ, ठीक है। सेडिशन लॉ बहुत चर्चा में रहता है, बहुत चर्चा में, आज से नहीं है, पिछले कई सालों से सेडिशन लॉ चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर आप सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ आप नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जो टॉपर्स बन रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो सब सेडिशन लॉ को पढ़ रहे होंगे। सोचने में मज़ा आ रहा है? अच्छा चलो अब पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं सेडिशन लॉ आखिर क्या है, क्यों है, इस बार चर्चा में क्यों है, चलो जानते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हमारा 22nd लॉ कमीशन है, ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट आई। 22nd लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कौन सी है? 279th रिपोर्ट है। मतलब इतनी सारी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं लॉ कमीशन की, तो 279th रिपोर्ट है, जो कि रिपोर्ट है यूजेस ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन। सेडिशन का जो लॉ है इसको कितना यूज़ किया जा रहा है उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट आई है, 279th रिपोर्ट 22nd लॉ कमीशन की, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो सेडिशन लॉ है ना, इसको रखो, ठीक है, ये बुरी चीज़ नहीं है, इसको रखो, ऐसा इन्होंने कहा है। अच्छा, तो क्यों रखना है, क्या है, चलो सब कुछ जानते हैं डिटेल में। पहले तो यही जान लो, जो रखने की बात की गई है, किसको रखने की बात की गई है, सेडिशन लॉ की। तो ये सेडिशन लॉ क्या है, चलो जानते हैं। देखो सेक्शन 124A का किस चीज़ का, आईपीसी का। तो हमारा जो आईपीसी है, ठीक है, उसका सेक्शन है 124A, जो कि 1870 में आई थी आईपीसी हमारी, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो, राइट। तो आईपीसी जो है उसका सेक्शन 124A डिफाइन करता है सेडिशन को, कि भाई सेडिशन क्या है, कि चाहे किसी शब्दों से या फिर चाहे वो शब्द जो हैं वो लिखे हों, बोले हों आपने, या फिर साइन किया हो, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया हो, किसी भी तरीके से अगर कोशिश की गई है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम सरकार के प्रति हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सरकार के प्रति अगर डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी शब्द से, किसी साइन से, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, किसी ऑडियो से, किसी भी तरीके से अगर हम सरकार के प्रति क्या कर रहे हैं, डिसअफेक्शन, हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम बोलेंगे ये क्या है, ये सेडिशन है, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 124A। किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, किस चीज़ का, हमारे आईपीसी का, ठीक है।
अब ये सेडिशन लॉ है, हमने समझा कि सरकार के प्रति अगर हम किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, हेट्रेड फैलाने की कोशिश करें, तो वो सेडिशन है। चलो ये तो सही बात है, लेकिन ये सेडिशन लॉ इतना चर्चा में क्यों बना रहता है, क्यों लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? चलो ये चीज़ समझने की है, इसको समझते हैं। सब्जेक्टिव डेफिनीशन है, जो डेफिनीशन है वो इसकी सब्जेक्टिव है। देखो एक केस आपको याद रखना है यहाँ पर, क्या केस है? श्रेया सिंघल केस, 2015 का केस है, श्रेया सिंघल केस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वेग और ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस हैं उनको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, और लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है सेडिशन है, ठीक है। चिलिंग इफेक्ट है डिसेंट पे, कि हम जो है सेडिशन के चार्जेस में हम पर सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इस वजह से इंडिविजुअल्स अपने ओपिनियन जो है उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, खुद ही सेंसरशिप हो जाता है। समझो क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि यहाँ पर क्या बोला गया, सेडिशन में क्या बोला गया कि सेडिशन क्या है, कि कभी भी अगर हम कोई वर्ड, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई साइन अगर दिखाते हैं और उससे क्या हो रहा है, उस हमारी किसी भी वर्ड से, चाहे वो बोल कर, लिख कर, कैसे भी कर रहे हैं, उससे अगर सरकार के प्रति हम डिसअफेक्शन या हेटेड फैलाते हैं तो सेडिशन है। बट वो वर्ड्स कौन से होंगे, कैसे होंगे, कैसा रिप्रेजेंटेशन, ये तो कुछ बताया ही नहीं। तो हो सकता है कि हमने कुछ भी बोला और सरकार के प्रति अगर कुछ भी डिसअफेक्शन फैल गया, तो इससे अगर हमने सच्चाई भी बताई है बट फिर भी हम पर सेडिशन लॉ लग जाएगा, राइट। तो ये एक खतरा बन गया, जिस वजह से लोग अपने ओपिनियन को साझा ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ क्या हो गई, सब्जेक्टिव डेफिनेशन है कि अब इस चीज़ में सेडिशन में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये कुछ क्लियरली डिफाइंड है नहीं। तो कुछ भी अगर इंसान बोल रहा है और बिल्कुल सही बात भी बता रहा है, लेकिन वो सेडिशन के चार्ज में जेल के अंदर पहुंच जा रहा है, राइट। तो ये जो है सेल्फ सेंसरशिप जैसी बातें हो गई हैं। लोग जो हैं वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे, ओपिनियन देना नहीं चाह रहे हैं सेडिशन के डर से, राइट। नेक्स्ट थिंग है कि लो कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट की बात करें, जो कन्विक्शन रेट है, जो केसेस फाइल हुए हैं अंडर सेक्शन 124A, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। 3% से 33% तक जो है ये सेडिशन के चार्जेस में जो केस जाते हैं वो पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन हमें याद ये रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस यूज़ के एलिगेशंस लग जा रहे हैं, कि हम जो है हमारी सरकार जो ये एलिगेशंस लगते हैं कि हमारी सरकार सेडिशन लॉ का मिस यूज़ कर रही है, ठीक है, जिससे कि लोग उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएँ, इसके लिए वो इसका मिस यूज़ कर रही है। ऐसे एलिगेशंस भी सरकार पर लगे हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉज, भी दूसरे लॉज भी हैं, ठीक है। तो दूसरे लॉज हैं जिससे क्या हो सकता है कि हम जो कोई हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम दूसरे लॉज से उस चीज़ को रोक सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है जब दूसरे लॉज हैं तो हम इस सेडिशन को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, सेडिशन लॉ को ख़त्म कर दो, राइट। ये इतना पुराना लॉ है और इतना इसको टायरनी में देखा जाता है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि दूसरे और लॉज हैं जो इस चीज़ से डील कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्रिटिसाइज करती हैं सेडिशन लॉ को। अब हम बात करें कि हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी किस तरीके से सेक्शन 124A को इंटरप्रेट करती है। साल दर साल क्या हुआ है, इसके इंटरप्रिटेशंस अलग होते गए हैं। चलो जानते हैं। सबसे पहला केस था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 में ही, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लग नहीं पाया कि इधर केसेस शुरू हो गए, राइट। तो रोमेश थापर जो केस था 1950 का, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार का क्रिटिसिज्म है इससे डिसअफेक्शन होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, ये सेडिशन का केस जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नहीं। अगर सरकार जो है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी बोला है और जिससे क्या हुआ है कि डिसअफेक्शन हुआ है, तो उसको हम सेडिशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, ये 1962 का हुआ, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 124A बिल्कुल सही है। कोर्ट ने कहा कि स्टेट जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए है, ठीक है। स्टेट हमारी सरकार जो है उसको प्रोटेक्शन चाहिए है ऐसे फोर्सेस के अगेंस्ट में जो कि इसकी सेफ्टी और स्टेबिलिटी को खतरा पहुंचाती हैं, ठीक है। लेकिन इसने ये कहा
कि सिर्फ जो स्पीच है जो कि पब्लिक ऑर्डर को, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को तहस नहस कर सकती है, उसी को हम सिडिशन बोलेंगे। मतलब ऐसी स्पीच जिससे पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ सकता है तो उसको हम सिडिशन बोलेंगे। फिर विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ है 2021 का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सिटीजन का ये हक है कि वो हमारी जो सरकार के द्वारा लिए गए जो मेजर्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है, उनके ऊपर कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन तब तक हम इसको सिटीजन नहीं मानेंगे जब तक कि इससे वायलेंस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है SG बोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसी साल का है 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितनी भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं जो कि सिडिशन के चार्ज में आई हुई हैं उनको अबेंस में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि जो रेगोर्स हैं सेक्शन 124A IPC के, वो जो करंट सोशल मिलियू है उसके ट्यून में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो ये हमारी कॉलोनियल रिजीम है सिडिशन लॉ, इसको हमें फिर से देखने की ज़रूरत है कि इसको हमें रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, अब लॉ कमीशन ने क्या कहा? लॉ कमीशन ने कहा कि जो सेक्शन 124A है ये हमें अपने IPC में रखना है, इसको रिपील करना नहीं है। तो ये रखना है तो इसके लिए उन्होंने ये कुछ कारण भी बताए हैं कि भाई क्यों रखना है, राइट, हमें क्यों इसको रिटेन करके रखना है, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो इंडिया है इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए ज़रूरत है कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जिससे कि सरकार के प्रति ट्रस्ट जो है वो ना फैले, ठीक है, जो हमारी सरकार है उसके प्रति डिसअफेक्शन ना फैले, हेट्रेट ना फैले, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सिडिशन है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में हमें क्या बताया गया कि हमारे पास फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, बट ये जो हमारा आर्टिकल 19 है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी तो दिए गए हैं। उसमें बताया गया कि भाई आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी की जो हमारी जो पब्लिक सेफ्टी है वो या फिर पब्लिक ऑर्डर जो है, इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी है, उस पर कोई असर पड़े, ठीक है। तो ये कुछ क्या बताए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें सिडिशन भी एक रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट है कि काउंटर टेरर लेजिस्लेशन जो अभी हैं वो सेक्शन 124A जो है IPC का, यानी कि सिडिशन चार्जेस का जो हमारा सेक्शन है उसकी जगह नहीं ले सकते, ऐसा भी बताया गया है इस लॉ कमीशन के द्वारा, ठीक है। फिर है लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म कॉलोनियल लीगेसी। हम जो है सिडिशन लॉ को जब भी देखते हैं तो हम ये कहते हैं ये तो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया लॉ है और अंग्रेज़ों ने खूब इसका यूज़ किया था हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अगेंस्ट में, तो ये तो लॉ बहुत बुरा है, इसको हटा देना चाहिए। नहीं, इस लॉ को उस नज़र से मत देखो, इस लॉ को ऐसे मत देखो कि सरकार ये अंग्रेज़ों ने दिया है, नहीं, हमें इस लॉ को एक इंडिविजुअल लॉ की तरह देखना चाहिए। हमें बस इतना देखना चाहिए ये लॉ ऐसा है, इसमें ये प्रोविजंस है, बस ये नहीं देखना कि अरे अंग्रेज़ों ने इसका यूज़ किया था, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सताया था, नहीं, ये चीज़ें नहीं देखनी है, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। रियलिटीज़ जो है ना वो हर जुरिस्डिक्शन में अलग अलग हैं। जो कोर्ट्स हैं उनका जो कॉम्पिटिटिव जुरिस्डिक्शन जैसे US है, UK है, सबके अलग अलग जुरिस्डिक्शन, तो उनकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी ज्योग्राफी है, उसके मुताबिक उनके लॉज हैं, राइट। तो जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही लॉ होना चाहिए। अब जैसे हम कह दें कि अरे भाई US में ऐसा लॉ नहीं है, अच्छा UK में ऐसा लॉ नहीं है, हमारे इंडिया में ऐसा लॉ क्यों है, तो भाई ये चीज़ समझो कि US, UK, इंडिया अलग अलग हैं, अलग कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की हिस्ट्री अलग है, वहाँ की हिस्ट्री अलग है, राइट। तो हर चीज़ जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, तो उनको अगर ज़रूरत होगी तो वो रखेंगे, नहीं ज़रूरत है वो नहीं रख रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस लॉ की, इसलिए हमें रखना पड़ेगा, किसी की कॉपी नहीं करनी हमको, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। फिर जो है मिसयूज़ का मतलब ये तो नहीं है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। ये हमारी लॉ कमीशन ने कहा है कि माना कि जो सरकारें हैं वो इसका मिसयूज़ कर रही हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसको पूरा गायब ही कर दें, इसको ख़त्म ही कर दें, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका जो यूज़ है वो ढंग से होना चाहिए, इसके लिए हम कुछ एक्शंस लें, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे एक्ट को ही ख़त्म कर दें। अब जो है रिकमेंडेशंस क्या दी हैं लॉ कमीशन ने उसको भी हम देख लेते हैं। अभी हमारे जो सिनारियो क्या चल रहा है, जो केदारनाथ जजमेंट 1962 का हुआ, ठीक है, उसका इनकॉर्पोरेशन किया गया है सेक्शन 124A ऑफ IPC,
ठीक है, में, ठीक है। अब लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है कि जो वर्ड्स हैं कि विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक ऑर्डर, इसको सेडिशन की डेफिनेशन में ऐड कर देना चाहिए। करंटली बात करें तो सेक्शन 124A है, उसमें जेल टर्म मतलब कितनी सालों की जेल हो सकती है, तो 3 साल या फिर उम्र कैद तक की जेल हो सकती है, ठीक है। और प्रपोज किया गया है लॉ कमीशन के द्वारा कि जो जेल टर्म है वो 7 साल से होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 3 साल हैं और यहाँ पर 3 से बढ़ाकर 7 साल कर देना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजरल सेफगार्ड हैं कुछ नहीं, इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉ कमीशन ने बोला है कि कोई भी एफआईआर जो रजिस्टर नहीं करनी चाहिए सेडिशन के केस में जब तक कि पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से नीचा ना होना चाहिए, ठीक है। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और परमिशन देगा कि हाँ ये जो एफआईआर है इसको दर्ज कर लो, ठीक है। तो मतलब कि कोई एक इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का, वो क्या करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद में अगर वो बोलेगा कि हाँ एफआईआर करनी चाहिए सेडिशन के एक्ट में, तब करी जाएगी एफआईआर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। क्या है ये, चलो जानते हैं। क्यों है चर्चा में, ये भी जानेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2022 का जो इंडेक्स है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, इसको कर दिया है लॉन्च, ठीक है। अब ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स जिसको हम ग्राई बोल रहे हैं, तो ये है क्या, चलो जानते हैं। ये जो है कंसेप्चुलाइज और डिज़ाइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर आती है, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पार्ट है 10 स्टेप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। तो ये 10 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम आगे ही देखेंगे, ठीक है। तो उसका ही एक पार्ट है ये रिपोर्ट, ठीक है, जो कि हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस जो हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, जिससे कि जो हमारी पब्लिक ग्रीवांसेस है इसको हम जो ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडेक्स का, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में। इंडेक्स में 12 इंडिकेटर्स होते हैं जो 4 की डायमेंशंस में फैले हुए हैं। 4 की डायमेंशंस कौन कौन से हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज एफिशिएंसी, फीडबैक डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। क्या क्या है, एफिशिएंसी है, फीडबैक है, डोमेन है एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को असेस किया जाता है और उनको रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करें कि एवरेजल डिस्पोजल टाइम क्या है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो ग्रीवांसेस को कितने दिनों में ख़त्म कर पाती हैं, तो वो पहले 32 दिन लगते थे, अब जो है 27 दिन लगते हैं। अब बात करते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की। तो एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट, जो हमारी सेकेंड ARC रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का, कि एक प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी अगर अचीव नहीं होती है या फिर सिटीजन का जो हक है वो उसको नहीं मिलता है, तो सिटीजन क्या कर सकता है, जो हमारा नागरिक है देश का, वो ग्रीवांस अपना जो है उसको रिड्रेस करा पाए, ठीक है। अगर हम बात करें 2 नोडल एजेंसीज जो हैं जो पब्लिक ग्रीवांसेस को हैंडल करती हैं, पहली क्या है, दैट इज DARPG, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। दूसरी बॉडी कौन सी है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब इश्यूज क्या हैं,
अगर हम बात करें अभी जो हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है इसमें क्या क्या इश्यूज़ है, तो पहली बात कि जो लोग जो हैं सिटीजन्स अपने राइट्स और ड्यूटीज़ से अवेयर ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है भाई हमारा क्या हक है, उन्हें नहीं पता है। बहुत सारे सिटीजन्स हैं जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता तक नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लोग जो हैं वो अवेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम भी है जहाँ पर वो अपनी जो ग्रीवांसेस है उनको रिड्रेसल करा पाएंगे, ठीक है। फिर ओवरबर्डनिंग जुडिशरी की बात करें अगर हम, तो जुडिशरी के पास में बहुत सारे केसेस पड़े हैं, किस किस को वो देखे, किस किस के केसेस सॉल्व करे, तो ये उस पर बहुत बर्डन है, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर। कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है इसको मैंडेटरी नहीं मानते हैं। जैसे आरटीआई है इसको मैंडेटरी माना जाता है लेकिन ग्रीवांस रिड्रेसल को मैंडेटरी नहीं माना जाता, ठीक है। फिर रिसोर्सेज जो है उसकी भी कमी है, पब्लिक ग्रीवांस सेल्स जो हैं ये यहाँ पर बहुत सारी स्टाफ और रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये फैसिलिटेटर की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर कंप्लेंट से जो कंप्लेनेंट होता है, जो पर्सन अपनी कंप्लेंट कर रहा है, उससे कहा जाता है कि ऐसा करो कि इसको अपनी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से सॉल्व करवाओ, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे तुम्हारा मैटर सॉल्व। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अब अगर इतनी कमियां देखने को मिली हैं तो भाई सुधार दो ना, कमी है तो उसको सुधार दो। तो सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, तो जो ग्रीवांस प्रोन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि भाई कहाँ कहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, उस एरिया को पहले तो क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को बताना है कि उनके हक क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये लोगों तक पहुँचानी है, उनको बताना है, लोगों को अवेयर कराना है। नेक्स्ट है कि एटीट्यूडिनल चेंज लेकर आना, सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको एटीट्यूड में चेंज लेकर आने की ज़रूरत है, वो जो लोगों के ग्रीवांस हैं उनको नज़रअंदाज ना करें। सेकंड एआरसी जो है हमारी उसकी रिकमेंडेशन की बात करें तो कहा गया है कि पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर्स जो हैं उनको क्या करना है, जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जैसे आरटीआई में है वैसे ही पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर्स को भी की पोस्ट को भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितने भी ग्रीवांस पिटिशंस हैं जो मिले हैं, हमने रिसीव किए हैं, उनको 30 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर देना है, ठीक है। टाइम लिमिट जो है अगर वहाँ उस पर स्टिक नहीं रहते हैं तो इससे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगाई जानी चाहिए। ये चीज़ें भी लेकर आने की कोशिश हो रही है, अभी काम चल रहा है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, भाई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर होगा तो क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहली बात मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होगा, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं वो अपनी वॉइस को रेज कर पाएंगे ग्रीवांस की अगेंस्ट में, ठीक है। सिटीजन फीडबैक दे पाएंगे, इससे मिनिस्ट्री अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी भी और ज़्यादा बनेगी। मैकेनिज्म की बात करें तो CPGRAMS क्या होता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका एम है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रीवांसेस की जो कंप्लेंट है वो कर पाएंगे। लोकपाल एंड स्टेट लोकायुक्त बनाए गए, CBC बनाई गई है, राइट। ये बॉडीज़ है इनके बारे में हम पढ़ते हैं अपने लक्ष्मीकांत बुक में, राइट। फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि RBI है, उसने अपना ओम्बड्समैन सिस्टम जो है वो लागू करा है जिससे ग्रीवांसेस को देख सकें। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं स्टेट्स में, जैसे गुजरात का स्वागत है, आंध्र प्रदेश का स्पंदना है, राजस्थान का राजस्थान संपर्क है, उड़ीसा का ई-अभियोग है। तो ये कुछ जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपने ग्रीवांसेस को रजिस्टर करा पाएंगे। फिर हमने बात की थी कि 10 प्रिंसिपल्स है, 10 स्टेप का रिफॉर्म्स की बात की जाती है CP ग्राम्स में, तो वो कौन कौन से स्टेप्स थे, ये है स्टेप्स। पहला क्या, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए CP ग्राम 7.2 का, AI का यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करना चाहिए, सारे रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो CP ग्राम्स है वो अवेलेबल कराना चाहिए। फिर एक ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स लेकर आना चाहिए जो अभी आया है, हमने कहा था कि उसका ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फीडबैक कॉल सेंटर होना चाहिए, सारे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं वहाँ पर ये होना चाहिए। सर्वोत्तम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से लाने की जरूरत है, मंथली प्रोग्रेस की रिपोर्ट आनी चाहिए, डेटा स्ट्रेटजी यूनिट होना चाहिए, वन नेशन वन पोर्टल भी यहाँ पर होना चाहिए।
सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड ERC रिपोर्ट पे बताया गया है कि गुड गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अलावा दूसरे मैकेनिज्म जो कि यूजफुली हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक बनाने में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, RTI का यूज़ कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर का यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सर्विसेज का एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। सेकेंड ERC की कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं जिससे कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को और इंश्योर हम कर सकें। ठीक है, तो इसमें सिटीजन चार्टर्स को इफेक्टिवली यूज़ करना है, सिटीजन पार्टिसिपेशन लेकर आना है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस तरीके की कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है OTT रेगुलेशन। इंडिया में अब जो ओवर द टॉप जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो अभी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म पे। अगर वो हमारे जो IT रूल्स को नहीं मानते हैं तो अब उन पर पनिशमेंट हमें देने की ज़रूरत है, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब बात की जाए कि मैम ये OTT क्या होता है। देखो OTT हम सब जानते हैं, जैसे कि अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स, इन सब से हम सब रूबरू हैं, इनफैक्ट यूज़ भी करते हैं, राइट। तो OTT क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये वो सर्विसेज हैं जो व्यूअर्स को दी जाती हैं कि यहाँ पर हम मूवी देख पाते हैं, TV शोज़ देख पाते हैं, या फिर दूसरे मीडिया को डायरेक्टली इंटरनेट के जरिए यहाँ पर देख पाते हैं। हमें केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरनेट खोलते हैं, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे गए, चाहे अब फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन पे गए, अमेजोन प्राइम चलाया, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी हमें मूवीज़ और बहुत सारे मीडिया देखने को मिलेगा, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और आराम से देख रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम रिचार्ज कराएं, अपने डिश TV लगाएं, नहीं, ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये होता है OTT। ठीक है, इंडिया का OTT व्यूअरशिप जो है इसमें लगभग 43 मिलियन लोग जो है वो OTT देखते हैं। ठीक है, और माना जा रहा है 2023 जब तक खत्म होगी तब तक ये 50 मिलियन लोग हो जाएंगे। ऑल्सो क्या हो रहा है, मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग बढ़ गई है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि न्यू कंटेंट क्रिएशन और ज़्यादा होता जा रहा है। इंडिया में रेगुलेटरी पेरिलांस को देखें तो OTT प्लेटफॉर्म जो है इनको पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट कहा जाता है। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात करी ही है। ठीक है, अभी हमने देखा ही सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट की बात करें तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या है, ऑडियो विजुअल कंटेंट होता है, जैसे कि फिल्म है, वेब सीरीज़ है, पॉडकास्ट है, जो कि अवेलेबल की जा रही है व्यूअर्स के लिए ऑन डिमांड पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नॉट लिमिटेड थ्रू सब्सक्रिप्शन बाय OTT प्लेटफॉर्म्स। ऑन डिमांड का मतलब है कि एक सिस्टम जहां पर यूज़र जो है वो एक्सेस कर पा रहा है, एक टाइम पर जो भी चीज़ें उन्होंने चूज़ किया वो वही चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमने चूज़ किया कि हम ये पर्टिकुलर मूवी देखेंगे तो वो पर्टिकुलर मूवी को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, उसको वहाँ से हमें अवेलेबल करा दिया जा रहा है, दैट इज़ हमारी ऑन डिमांड। ठीक है, ऑन डिमांड सर्विस जो हमें मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करें कि OTT रेगुलेशन जो हैं इसका अभी मैकेनिज्म क्या है। तो एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें तो कुछ लॉज जैसे कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, IPC 1861, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये कुछ लॉज हैं जो एप्लीकेबल होते हैं उस कंटेंट पर जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर जनरेट हुआ है। नए IT रूल्स 2021 की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 लेकर आई। ठीक है, जिसमें सेक्शन है 87 सब क्लॉज 2। ठीक है, अब यहाँ पर की प्रोविजंस क्या हैं कि जो रूल्स हैं इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एक टास्क दिया है। क्या टास्क है? टास्क है कि हम OTT कंटेंट को रेगुलेट करेंगे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंटेंट दिखाया जाएगा उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया जो है इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स भी लेकर आया गया है। ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये प्रेस्क्राइब करता है कुछ गाइडलाइंस को जो कि फॉलो करने पड़ेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन न्यूज़ को, डिजिटल मीडिया एंटिटीज़ को। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट है, OTT प्लेटफॉर्म जो है वो खुद से ही जो कंटेंट वो दिखा रहे हैं उसको 5 कैटेगरीज में, एज बेस्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पेरेंटल लॉक्स, ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म जो है ये इसको चाहिए कि पेरेंटल लॉक्स भी वो इम्प्लीमेंट करेगा अपने कंटेंट में जो कि अंडर एज 13+ है या फिर हायर है। ठीक है,
अब यहाँ पर कहा गया है कि को रेगुलेशन अप्रोच है, मतलब इंडिया की जो अप्रोच है OTT रेगुलेशन को लेकर, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर को रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक तो सेल्फ रेगुलेशन होगा, दूसरा मिनिस्ट्री लेवल पर भी जो है रेगुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो 3 लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर IT रूल्स। ठीक है, अलग अलग लेवल्स रहेंगे सेल्फ रेगुलेशन के। ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होंगे जो पब्लिशर हैं, ठीक है, उनको ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा इंडिया में कि कौन रेस्पॉन्सिबल होगा ग्रीवांस के लिए, रिड्रेसल के लिए, जो उनको रिसीव होंगे उसके लिए। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हो सकती हैं पब्लिशर की। ये जो बॉडी है इनको हेड किया जाएगा एक रिटायर्ड जज के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के हो सकते हैं, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और इस बॉडी में 6 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ओवरसाइट मैकेनिज्म की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म को फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करेगी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को, जिससे कि ग्रीवांसेस को सुना जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेस काउंसिल है वो क्या है। तो ये जो है ये रजिस्टर्ड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है, अब ये किस लॉ के अंडर बनाई गई है, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर ये बनाई गई है 2021 में। ये ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करेगी। एम है कि रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको ये फॉलो करती हुई नजर आएगी। ठीक है, IT रूल्स 2021 को माने जाएंगे। 3 टियर का जो मैकेनिज्म है OTT रेगुलेशन के लिए, तो इसमें 3 लेवल है। लेवल 1 पे सेल्फ रेगुलेशन किया जाएगा पब्लिशर्स के द्वारा। सेकंड लेवल जो है यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जो है पब्लिशर की वो रेगुलेट करेंगी, और थर्ड लेवल पर ओवरसाइट मैकेनिज्म जो भी हमने देखा ही है। अब OTT रेगुलेशन को लेकर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं तो इसका मतलब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर कहीं ना कहीं हम रोक लगा रहे हैं। लो कंप्लायंस रूल्स जो हैं जो मैंडेट करते हैं कि डिस्प्ले ऑफ कंटेंट डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रीवांस जो हैं वेबसाइट पर, अब यहाँ पर कंप्लायंस करना काफ़ी कम है, कंप्लायंस रेट काफ़ी कम है। जो रूल्स तो बने हुए हैं बट उसको फॉलो कितना किया जा रहा है वो देखा जाए तो वो बहुत कम है। प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन भी हमें करना है, लोगों की प्राइवेसी को भी ध्यान रखना है। जुरिस्डिक्शनल इश्यूज भी हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट अगर कर रहे हैं कोई डोमेस्टिक रिड्रेसल मैकेनिज्म में, तो अगर फॉरेन एंटिटीज़ हैं तो इसमें फॉरेन एंटिटीज़ पर हम अपने लॉज लगाएंगे या नहीं, ये किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, ये सारी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर मॉनिटर करना और इंश्योर करना कि कंप्लायंस होगा, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स। कुछ शॉर्ट्स में भी हमारी न्यूज़ रहती हैं, राइट, हमारी मैगजीन में, उसको देखेंगे। सबसे पहले है अफर्मेटिव एक्शन। US के सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया है अफर्मेटिव एक्शन कॉलेज एडमिशन्स में। तो ये हमारी जो न्यूज़ है कहाँ की है, US की। तो लैंडमार्क रूलिंग है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली ओवर रूल किया जजमेंट को ग्रूफर वर्सेस बोलिंगर केस में। ठीक है, यहाँ पर वैलिडेट किया गया था अफर्मेटिव एक्शन को कॉलेज एडमिशन्स में, जो कि रेज्ड बेसिस पे थे। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन का मतलब जानते थे वो, ये न्यूज़ जो है ये US में हुई है, तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान रट्टा मारने मत बैठ जाना। ठीक है, ये नहीं पूछी जाएगी, पूछा जा सकता है दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है, पॉजिटिव एक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ, US में, जिससे जो हिस्टोरिकल पैटर्न है कि हम जो वहाँ पर रेसिज्म बहुत चलता है ना, तो उसके अगेंस्ट में ये अफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में बात करें, तो इसका मतलब है कि एडमिशन प्रैक्टिसेस जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। मतलब क्या कर रहे हैं, जो हम देखते हैं ना ब्लैक एंड वाइट का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो अब ब्लैक जो लोग हैं उनका भी हायर स्टडीज़ में एडमिशन रेट ज़्यादा बढ़े, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात करी गई है। अफर्मेटिव एक्शन इंडिया और USA की बात करें तो इंडिया में क्या है, जो लोअर स्टेटा के लोग हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। USA में क्या है कि जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, जैसे कि हम देखते हैं ब्लैक लोग हैं, रेस या जेंडर के बेसिस पे जिसको हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा पहले डिस्क्रिमिनेट किया था, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर USA में क्या किया था, अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं।
इंडिया में बात करें तो फंडामेंटल राइट के तौर पर जो है अफर्मेटिव एक्शंस को लिया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) की बात करें तो, ठीक है, और यूएसए में यह सिविल राइट्स के अंडर आता है। कोटा की बात करें तो 50% जो कोटा है वो यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शंस के लिए में लिया गया है, ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कोटा है यूएसए में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है गवर्नर की पावर। तमिलनाडु गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नर की रिक्वेस्ट को कि पोर्टफोलियो जो है मिनिस्ट्री के उनको शिफ्ट करना चाहिए। आर्टिकल 164 जो है स्टेट्स का, आर्टिकल 164 जो है वो बोलता है कि सीएम जो है उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, जब गवर्नर और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं सीएम को अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 164 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे गवर्नर सीएम की एडवाइस पर। लेकिन जो स्टेट्स हैं वो कंप्लेन करती हैं कि जो गवर्नर के एक्शन हैं उससे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस होता है और जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसके अगेंस्ट में जाता है। ये जो गवर्नर वाला कंसेप्ट है वो, गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, जो कि एक्ट करते हैं, साथ ही साथ में वो एक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर भी। उनके पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर होती है जिसमें वो सीएम को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। जुडिशियल पावर होती है जिसमें पार्डन कर पाते हैं, रेमिट करते हैं, कम्यूट करते हैं कुछ भी जो हमारी स्टेट लॉज के अंडर जो भी पनिशमेंट्स दी गई होती हैं उनको। लेजिस्लेटिव पावर होती हैं जिसमें वो ऑर्डिनेंसेस जो हैं उनको भी इशू कर पाते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। अदर केसेस भी हैं जहाँ पर बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को मिसयूज़ करते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। गवर्नर के पॉलिटिकल एफिलिएशन जो हैं इससे क्या होता है कि वो एलिजली पार्टीशन कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाइज्ड हो जाते हैं अपनी फंक्शनिंग में, ठीक है। मिसट्रस्ट होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो ज़्यादातर ये फ्रिक्वेंटली रिकमेंड कर देते हैं बिल्स प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर क्या होता है, एसेंट नहीं देते हैं, जो स्टेट्स जो है लॉज बनाती हैं पर उस पर ये क्या करते हैं, एसेंट जल्दी नहीं देते हैं। जो रिकमेंडेशंस हैं, जो नाम जो पोस्ट के लिए जो सजेस्ट किए जाते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन पोस्ट पे होना चाहिए, उसके नाम को ये जल्दी नहीं मानते। तो इस तरीके से वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस तरीके के केसेस सामने आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज जनरल कंसेंट टू सीबीआई। तमिलनाडु ने जो जनरल कंसेंट है जो सीबीआई को दे रखी थी कि सीबीआई स्टेट में बिना पूछे तमिलनाडु सरकार से केसेस को ले सकते थे, अब उनको परमिशन लेनी होगी क्योंकि जो जनरल कंसेंट दी गई थी वो तमिलनाडु ने विथड्रॉ कर ली है। सीबीआई जो है वो गवर्न कैसे होती है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का है, उससे ही सीबीआई को पावर मिलती है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उसको कंसेंट लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से। किसी भी स्टेट में जाकर अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले उस स्टेट की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। बट अगर जनरल कंसेंट दे रखी है उस स्टेट ने तो ये डेली परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल कंसेंट है तो जब भी उसको कोई केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आराम से कर सकता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग स्टेट्स ने ये जो कंसेंट है ये ले ली है वापस, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मिजोरम, पंजाब, ठीक है, इन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट ले रखी है वापस। तो सीबीआई को अगर इन स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करना है तो इसका ये नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, भाई कर सकता है, बट उसको क्या करना होगा, उसको करना बस इतना होगा कि परमिशन लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। स्पेसिफिक कंसेंट में सीबीआई को अप्लाई करना होगा स्टेट गवर्नमेंट से हर केस में कि भाई हमको ये इन्वेस्टिगेशन करनी है, परमिशन दे दीजिए, ठीक है। वो परमिशन दे या ना दे ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। पंजाब असेंबली ने पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया है। बिल ने जो प्रोसीजर है कि डीजीपी को किस तरीके से सिलेक्ट करना है उस प्रोसीजर को अमेंड किया है और एक तरीका निकाला गया है जहां पर स्टेट जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने कहा कि पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में है। तो बिल ने अमेंड किया है पंजाब पुलिस एक्ट 2007 का, जहां पर क्या कहा गया था कि यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर जो है सजेशंस दिए जाएंगे डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए और उसके बाद में ही अपॉइंट होगा। अब इन्होंने कहा कि यूपीएससी नहीं चाहिए हमको, हम खुद से ही डीजीपी को अपॉइंट कर लेंगे क्योंकि ये तो ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 7 लोगों की एक पैनल बनाएंगे और उसके बाद में क्या होगा, डीजीपी को चूज़ कर लिया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डीजीपी के अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट जो होता है वो बेस्ड होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है
ठीक है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही डीजीपी का अपॉइंटमेंट होता है। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग डीजीपी को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकती है अमंग दी 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, ठीक है। 3 जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है और ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज जस्टिस क्लॉक्स। जस्टिस क्लॉक्स कैसी होती हैं? ये कौन सी घड़ी है भाई जिसमें जस्टिस बना हुआ होता है? क्या है ये? चलो जानते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे कोर्ट्स में इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट्स में ये इंस्टॉल किया जाएगा। इनिशिएटिव क्या करेगा? ये इन्फॉर्म करेगा स्टेक होल्डर्स को कि अभी यहाँ पर क्या क्या कोर्ट रिलेटेड पैरामीटर्स हैं और अवेयरनेस लेकर आएगा। पब्लिक जो है उसके अमंग अवेयरनेस लेकर आएगा कि उनको पता रहेगा कि भाई कोर्ट रिलेटेड डेटा क्या चल रहा है, कोर्ट में इस टाइम क्या चल रहा है, कोर्ट से रिलेटेड अगर कहें तो डेटा प्रोवाइड ये करेगा। नेक्स्ट है न्याय विकास पोर्टल। तो न्याय विकास पोर्टल जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बनाया गया है, जिससे कि हम मॉनिटर कर पाएँ जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, किस स्टेज तक पहुंच गई हैं, इन सबको हम क्या कर पाएंगे? मॉनिटर कर पाएंगे। इसको बनाया किसने? आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। न्याय विकास की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है CSS, मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है। 1993 से 1994 से ही हम देखें तो तब से जो जुडिशरी है हमारी डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए एक कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। कौन? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो वो कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, इसके लिए न्याय विकास पोर्टल लेकर आया गया है। नेक्स्ट है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको रिलीज़ किसने किया है? तो पंचायत का इंडेक्स है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ही इसको रिलीज़ किया है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक मैट्रिक्स जहाँ पर हम मॉनिटर करेंगे और इवेलुएट करेंगे प्रोग्रेस कि हमारी पंचायत जो है उनकी क्या क्या प्रोग्रेस हुई, उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है, इसको इवेलुएट और मॉनिटर किया जाएगा। ये पंचायत को उनके स्कोर के बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे और 4 ग्रेड्स में पंचायत को डालेंगे। ग्रेड ए जिसमें रैंकिंग रहेगी 75% to 90%, अगर स्कोर रहा है तो ग्रेड ए मिलेगा। अगर 60 से 75 के बीच में स्कोर है तो ग्रेड बी, 40 to 60% स्कोर रहा तो ग्रेड सी, एंड अगर 40% से भी कम स्कोर है तो ग्रेड डी में जाना पड़ेगा पंचायत को। और इसी के साथ साथ हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे हमारे जून मंथ के वो हमने कवर किए हैं। और आज हमने एक नए स्टाइल से विजन IAS को पढ़ने की कोशिश की है, विजन IAS की मैगजीन को पढ़ने की कोशिश की है। आई होप ये स्टाइल आपको ज़्यादा बेटर लगा होगा क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ऑडियो विजुअल का के इम्पैक्ट का यूज़ किया है। आप बताइए कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छा, पहले वाला या फिर ये वाला? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।